टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मीडिया, दैट इज सीरम मीडिया। अभी हम बात कर रहे थे बेसल मीडिया की, फिर हमने डिस्कस किए बेसल मीडिया के कंपोनेंट्स, और अब हम बात करेंगे सीरम मीडिया की। तो अगर हम अपने बेसल मीडिया में, ठीक है, सीरम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है सीरम मीडिया। वेरी इजी। बेसल मीडिया में हमें सिर्फ सीरम ऐड कर देना है एंड दैट इज नोन एज सीरम मीडिया। सीरम क्या होता है? ब्लड क्लॉट में आपने येलोइश सा लिक्विड देखा होगा जो निकलता है, उसी को हम सीरम बोलते हैं। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं सेल ग्रोथ के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ना, उसी के लिए हम सीरम को जो है वो बेसल मीडिया में ऐड कर देते हैं। एक बहुत सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हम यूज करते हैं फीटल बोवाइन सीरम। फीटल बोवाइन सीरम, और ये कल्चर मीडिया में अराउंड 2 to 10% यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा सीरम मीडिया। और इसका क्या रोल होता है सीरम का? एक तो ये कि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर्स एक्ट करते हैं सिग्नल्स की तरह। अभी ये रिपीटिशन है एक तरीके से, हमने पीछे भी पढ़ा था कि ग्रोथ फैक्टर जो है वो सिग्नल्स की तरह एक्ट करते हैं, वो सेल प्रोलिफरेशन में एक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है, फिर आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है, एक आपका प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है। तो ये एक तरीके से वही कंपोनेंट है यहाँ पे जो कि सीरम में भी प्रेजेंट है, और यही इसका रोल है सेल प्रोलिफरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन्स। तो हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन जैसे कि एक हार्मोन है, ये होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। अगर हम देखें, इंसुलिन जो है वो कई बार सेल की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा और जो अगर हम हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन भी सीरम में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से ये कुछ हार्मोन्स भी हैं जो सीरम जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी हमने, आपको ध्यान होगा अभी रिसेंटली हमने इसी वीडियो में पढ़ा है कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। हमने अभी एल्ब्यूमिन डिस्कस किया था। एल्ब्यूमिन क्या कर रहा था कि वो बाइंड कर रहा था और बाइंड करके ट्रांसपोर्ट कर रहा था मॉलिक्यूल को, या फिर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने का काम कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी फाइब्रोनेक्टिन की। फाइब्रोनेक्टिन का क्या काम है? सेल अटैचमेंट का, कि वो सेल की अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा एक और प्रोटीन जो हम यहाँ यूज करते हैं, जो प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या करता है? आयरन को बाइंड कर लेता है। ट्रांसफेरिन आयरन को बाइंड करता है। तो ये जो प्रोटीन्स है, सीरम हमें ये प्रोटीन्स दे रहा है। अलग से तो हम जो ऐड कर रहे थे, बट सीरम से ये ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स हमें ऑटोमेटिकली सीरम से ही प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बफर। इट एक्ट एज अ वेरी गुड बफर। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यही सब जो रोल है ये इसकी एडवांटेजेस में भी काउंट किए जाते हैं। राइट, अब हमने बात कर ली है रोल ऑफ सीरम मीडिया की। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस भी यही है। ठीक है, तो अगर एडवांटेजेस का टॉपिक आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एडवांटेजेस हैं, तो आप बन करके बस ये रोल लिख देना, और इसी के साथ साथ एक दो पॉइंट्स बना देना। जैसे बफर पीएच मेंटेन कर रहा है, एक पॉइंट लिख देना कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, और जैसे एल्ब्यूमिन है तो ये एक बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका एक अलग से पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया हमारा। राइट, और इसके अलावा फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एडवांटेजेस वाला टॉपिक या क्वेश्चन हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो रोल हो गया। रोल में ही ये हमारी एडवांटेजेस हो गई कि क्या क्या प्रेजेंट है, किस तरीके से पीएच और ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है सीरम मीडिया की वो है बैच वेरिएशन, कि एक बैच से दूसरे बैच में वेरिएशन आएगा सीरम में।
जो हम सीरम यूज करते हैं किसी भी कंपनी से आपने ऑर्डर किया, वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होता है। एक बैच का सीरम जरूर आइडेंटिकल होगा, लेकिन मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए एक सीरम से, नेक्स्ट टाइम आपके पास जब सीरम खत्म हो गया, आपने दोबारा ऑर्डर किया, तो जिस काउ से वो सीरम लिया गया था या जिस एनिमल से लिया गया था, वो तो अब वो डाई हो चुका है, वो नहीं है। किसी और काउ से अब उन्होंने सीरम बनाया, सिमिलर है, नो डाउट सिमिलर है, लेकिन क्या है कि वो पर्टिकुलर सीरम जो उस काउ से मिल रहा था वो तो नहीं मिलेगा, दूसरी काउ से मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि दूसरी काउ से हमें सीरम मिल रहा है तो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा, तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो थोड़े वेरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैच टू बैच वेरिएशन जो है वो सीरम मीडिया में देखा जा चुका है। तो आप बिल्कुल 100% ये नहीं कह सकते कि जो सीरम आप यूज कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम यूज के लिए वही सीरम आपको अवेलेबल होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरी डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, कि मान लीजिए आपने काऊ का सीरम यूज किया और वो जो काऊ थी वो इन्फेक्टेड थी किसी वायरस से। अब क्या होगा, वो वायरस भी सीरम के साथ साथ आपके लैब में आ जाएगा, तो आपकी लैब में कंटामिनेशन का जो रिस्क है वो बढ़ गया नेचुरली, क्योंकि आप सीरम को ऑटोक्लेव तो कर नहीं सकते हो। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के मेथड से आप उसे फिल्टर कर लोगे, बट वायरस का साइज तो बहुत छोटा होता है, तो आप कैसे उसे फिल्टर करोगे। सो इस तरीके से कंटामिनेशन की जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है हमारे लैब में। ये एक दूसरा डिसएडवांटेज है सीरम मीडिया का। तीसरा क्या है कि जैसे फीटल काफ सीरम को अगर हम यूज करते हैं तो उसमें आर्जिनेज एक एंजाइम होता है जिसकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब ये क्या करता है, एक अमाइनो एसिड जो होता है आर्जिनिन, उसको यूज कर लेता है, उस पर एक्ट कर लेता है। तो अब क्या हो गया, अब जो हमारा कल्चर मीडिया हो गया, सेल तो डिप्राइव हो गया ना आर्जिनिन से, उसको तो आर्जिनिन मिलेगा नहीं क्योंकि आर्जिनिन ने उस पर एक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये भी एक एडिशनल डिसएडवांटेज हो गया इसका। नेक्स्ट साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक में क्या होता है कि एक और एंजाइम होता है पॉलीअमाइनेज, सीरम में होता है पॉलीअमाइनेज, polyamine oxidase. I'm sorry. This is the enzyme is not polyamine, it is polyamine oxidase. I'm very sorry. तो ये जो है कुछ हाईली प्रोलिफरेटेड जो सेल होते हैं वो पॉलीअमाइंस रिलीज करते हैं, पॉलीअमाइंस रिलीज करते हैं। ये जो पॉलीअमाइन ऑक्सीडेज होता है ये इसके साथ रिएक्ट करके बना देता है पॉलीअमाइन एल्डिहाइड, पॉलीअमाइन एल्डिहाइड बना देगा। और ये जो होता है ये साइटोटॉक्सिक होता है, ये सेल के लिए टॉक्सिक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये साइटोटॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये तो हमारे कल्चर के सेल कल्चर के फेवर में नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस। अब सीरम मीडिया में यूजुअली क्या होता है कि जैसे हमारा प्रोडक्ट बना, कल्चर बना, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको प्यूरिफाई हम नहीं प्रॉपरली कर पाते, उसको हम प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। इस तरीके की इंटरफेरेंस सीरम की हमने देखी है अपनी स्टडीज में, ठीक है। एक प्रोसेस होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, आप लोग पढ़ोगे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब हम फर्मेंटर्स वगैरह में ग्रो करते हैं या इवन लेबोरेटरी में भी ग्रो करते हैं किसी सेल को, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने से प्योरीफाई करने तक के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है इसमें यहाँ पे सीरम की वजह से इंटरफेरेंस आती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरम मीडिया। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि सीरम नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे सीरम फ्री मीडिया, ऐसा मीडिया जिसमें सीरम नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ये सारी डिसएडवांटेजेस जो है वो एडवांटेजेस हो जाएंगी, जैसे कि वहां पे बैच वेरिएशन नहीं होगा, वहां पे रिस्क ऑफ कंटामिनेशन नहीं होगा, साइटोटॉक्सिसिटी नहीं होगी, इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये अगर आप कोरिलेट करके पढ़ोगे सीरम मीडिया की को और सीरम फ्री मीडिया को, तो आपको जो पॉइंट्स है एडवांटेजेस के और डिसएडवांटेजेस के, उनमें कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा और बहुत ही इजीली आपको
याद रह जाएगा कि जो भी डिसएडवांटेजेस ये यहाँ पे सीरम की वजह से हो रही है, क्योंकि सीरम फ्री मीडिया में जो हम अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें सीरम प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस तरीके की कोई भी डिसएडवांटेज वहां नहीं होगी। सो हम बात करते हैं सीरम फ्री मीडिया की। अभी तक हमने बात करी थी सीरम मीडिया की डिसएडवांटेजेस की। सीरम फ्री मीडिया यानी कि ऐसा मीडिया जो कि सीरम से फ्री है, जिसमें हमने कोई सीरम ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे ये एक केमिकली डिफाइंड मीडिया है। इसमें जो भी कंपोनेंट्स सीरम से हमें मिल रहे थे, जैसे कि कोई बफर एक्ट करता है सीरम, तो हम बफरिंग सिस्टम अलग से डाल देंगे। कोई प्रोटेक्टिव एजेंट है वो हम अलग से डाल देंगे। कोई लिपोप्रोटीन हमें डालना है वो हम सप्लीमेंट कर देंगे मीडिया में। तो जो भी चीजें हमें बेसिकली सीरम से मिल रही थी वही सारी चीजें हम नोन अमाउंट में, नोन क्वांटिटी उनकी अलग अलग, अब उन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे मिला के सप्लीमेंट करके अपना एक कल्चर मीडिया बना लेंगे, जिसको हम बोल देंगे सीरम फ्री मीडिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ एडवांटेजेस की। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सीरम मीडिया में बैच वेरिएशन है, तो यहाँ पे हमें किसी एनिमल की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी बैच टू बैच वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, जो इंग्रेडिएंट है वो अल्ट्रा हाई प्योरिफाइड फॉर्म में होंगे, तो क्योंकि वो प्योरिफाइड फॉर्म में होंगे तो उनकी नोन क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी हमेशा ही कल्चर मीडिया में जब भी हम बनाएंगे वो एग्जैक्ट क्वांटिटी डल जाएगी, जिससे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। दूसरी चीज इजियर डीएसपी। डीएसपी यानी कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब हमारे प्रोडक्ट की डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी वो इजी हो जाएगी। इजी बेसिकली इसलिए हो जाएगी क्योंकि सीरम जो है वो इंटरफेरेंस कर रही थी प्रोडक्ट रिकवरी में। अब क्योंकि यहाँ सीरम प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो है वो रिकवरी इजी भी हो जाएगी और हमारी इंटरफेरेंस भी नहीं होगी। दोनों ही पॉइंट यहाँ कवर हो गए। इसी तरह क्योंकि सीरम में पॉलीअमाइन ऑक्सीडेज प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्योंकि पॉलीअमाइन ऑक्सीडेज नहीं प्रेजेंट होगा तो कोई टॉक्सिसिटी होने के भी चांसेस नहीं है। और यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे कि आर्जिनेज है या और प्रोटीजेज है जो कि प्रोटीन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि किसी तरह का कोई प्रोटीज नहीं है तो हमारा कोई प्रोटीन जो है वो डिग्रेड नहीं होगा। तो ये मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट की वे में आपको समझाया है कि यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस है सीरम ना होने की वजह से यहाँ पे वो मीडिया की एडवांटेजेस बन गई हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरम फ्री मीडिया, राइट। सबसे पहले तो सीरम यूज करने से ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है ये मीडिया हमको। दूसरा, हर एक सेल टाइप के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल टाइप पे आप वर्क कर रहे हो, उसके लिए आपको एक डिफरेंट सिलेक्टिव मीडिया चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि आप सभी तरीके के सेल्स के लिए एक ही आपने मीडिया बना लिया और आप उसी को सबके लिए यूज करें। इस तरह से आप नहीं कर सकते। हर एक सेल टाइप के लिए एक अलग सिलेक्टिव मीडिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है इसके साथ वो आती है कि कमर्शियली इस तरीके के मीडिया बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब अगर आपको वर्क करना है लैब में और आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है, कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका वर्क है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग रह सकता है, सफर कर सकता है ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मीडिया। एक और डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी आप रिएजेंट्स यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं या केमिकल यूज कर रहे हैं, वो सब आपको अल्ट्रा हाई प्योर फॉर्म में चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है कि हर एक रिएजेंट हम इतना अल्ट्रा हाई प्योरिफाइड फॉर्म में मिल सके हमें। लास्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जितनी भी स्टडीज हुई है उसमें ये देखा गया है कि जो कल्चर की ग्रोथ है वो सीरम के साथ ज्यादा अच्छी आई है और सीरम फ्री मीडिया में कल्चर की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, स्लो ग्रोथ है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है सीरम फ्री मीडिया के लिए। सीरम के साथ ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, फास्ट ग्रो करता है हमारा कल्चर, और इसके साथ इतना फास्ट ग्रो नहीं करता। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज प्रोटीन फ्री मीडिया, यानी कि इसमें कोई भी जो कंपोनेंट है वो नॉन प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा ही नहीं। फिर भी ये देखा गया है कि इस पीएफएम प्रोटीन फ्री मीडिया में प्रोटीन हाइड्रोलाइजेज और लिपिड फ्रैक्शंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, तो ये यूजुअली यूज होता है सस्पेंशन कल्चर सिस्टम के साथ, जैसे कि आपका रिकॉम्बिनेंट CHO हो गया या माइलोमा सेल्स हो गए। तो होता क्या है कि जैसे सस्पेंशन कल्चर सिस्टम्स में यूज होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए अधेरेंस की जरूरत पड़ती है, अटैचमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेल्स हैं जिनको पहले अटैचमेंट की जरूरत है, वहां पे हम अटैचमेंट प्रोटीन्स के साथ पहले इन सेल को ट्रीट कराते हैं। अटैचमेंट प्रोटीन्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन हमारा एक अटैचमेंट प्रोटीन है, या फिर कोलाजन है, इसके साथ हम ट्रीट कराते हैं। उसके बाद हम PFM इसके लिए यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट PFM मीडिया। और इसके जो एडवांटेजेस है वो ये है कि एक तो ये सुपीरियर सेल ग्रोथ देता है। अगर हम इसको कंपेयर करें कि जो सीरम सप्लीमेंटेड मीडिया है और जो प्रोटीन फ्री मीडिया है उसमें कौन सा बेटर है, तो PFM इज बेटर इन टर्म्स ऑफ सुपीरियर सेल ग्रोथ, अच्छा सेल ग्रोथ दे रहा है, प्रोटीन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ DSP भी अच्छा हो जाता है। इसका जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है वो भी बहुत अच्छा है। नाउ क्राइटेरिया फॉर मीडिया सिलेक्शन। क्राइटेरिया क्या है किसी भी मीडिया को सिलेक्ट करने का? सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द टाइप ऑफ सेल वी आर गोइंग टू कल्चर, कि हम कौन सा सेल टाइप यूज कर रहे हैं। क्या वो जो सेल है उसको एडहेरेंस की जरूरत पड़ती है, अटैचमेंट की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, वो सस्पेंशन में ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है, किस टाइप का सेल है, कौन से टिश्यू से लिया गया है। सो दिस इज वन कंडीशन जिसको हमें ध्यान में रखना होता है कि क्या सेल टाइप है जिसको हम कल्चर करने जा रहे हैं। देन इज द पर्पस ऑफ कल्चर। हम जो भी कल्चर कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, हम किसी स्टडी के लिए कर रहे हैं या हम कोई किसी केमिकल का उस पर इफेक्ट देखने के लिए कर रहे हैं, तो क्या पर्पस है हमारे सेल को कल्चर करने का, ये एक दूसरा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि मीडिया हमें क्या सिलेक्ट करना है। एंड थर्ड इज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन अवर लेबोरेटरी। क्या रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है हमारी लेबोरेटरी में, ये एक बहुत ही मेजर कंडीशन है, बहुत ही मेजर फैक्टर है मीडिया सिलेक्शन के लिए। So these are the three main factors that are actually responsible for the media selection. एक MEM मीडिया हम यूज करते हैं एडहेरेंट सेल्स के लिए, और सस्पेंशन सेल्स के लिए हम जो ज्यादातर यूज करते हैं दैट इज RPMI 1640. So these are the two medias that are being used for adherent cells and suspension cells respectively. So that is all about the animal cell culture media. I hope कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा. In case you have any query or any comment, just do leave a comment in the comment section. I'm going to surely reply.